अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है हम पीरियोडिक टेबल का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। दिस दिस क्वाइट इम्पोर्टेंट। और पहली बात ये आपके पास पीरियोडिक टेबल हम टॉपिक कर रहे थे, तकरीबन एंड हो चुका है, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। यहाँ पर कुछ नया जो काम करना है दैट इज पीरियोडिक टेबल के ऊपर कुछ वर्किंग करनी है। तो पहली चीज ये करनी है हमें, इनमें से मेटल्स और नॉन मेटल जो है वो मिक्स्ड है, उनको हमें सॉर्ट आउट करना है, अलग करना है। तो पहला काम तो हम ये करने जा रहे हैं कि इसमें एक स्टेयरकेस खींच रहे हैं जो एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वो ग्रुप 3 से स्टार्ट होती है। यू कैन सी ग्रुप 3 में बोरोन और एल्यूमिनियम के दरमियान से एक लाइन शुरू होगी, ठीक है। और बस इसको सीढ़ी बना के आपने नीचे उतारना। तो हमने यहाँ पे मार्क करना शुरू किया, फिर इस तरीके से नीचे ये इसको हम कहते हैं स्टेयरकेस। इससे क्या होता है, इससे ये पता चल जाता है कि ये सारे के सारे जो है हमारे पास, ये वाली साइड जो है सारी की सारी नॉन मेटल्स की है, जबकि ये सारी साइड मेटल्स की है। फिर नेक्स्ट जो चीज देखनी है हमें वो ये है कि हम पीरियोडिक टेबल पे कुछ की बना लेते हैं छोटी सी नीचे, और उसके बाद जो है हम कुछ और मार्क करवाने जा रहे हैं। और वो ये है कि कौन से एलिमेंट्स सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी की बना दी, और जैसे मैंने ग्रीन कलर से की बना दी, आप भी कोई कलर यूज कर सकते हैं। इस की में मैं यहाँ पर एक क्रॉस लगा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ ये की है किसके लिए, लिक्विड्स के लिए। तो लिक्विड्स हमारे पास दो एलिमेंट्स है पीरियोडिक में, जिनको हम मार्क कर रहे हैं। तो एक है हमारे पास ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, मैंने इसको मार्क कर दिया, ये लिक्विड होता है। और एक है हमारे पास मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर 80 है। तो ये दो एलिमेंट्स हमारे पास लिक्विड फेज में होता है। इसके बाद हम एक और कोई कलर उठाते हैं, उस कलर पे बेस पे हम इसको गैसेस को मार्क करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसे एक और बॉक्स बनाया की बनाने के लिए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये की है गैसेस के लिए। तो गैसेस पे जब चलते हैं तो हमारे पास गैसेस कौन कौन सी, एक तो ग्रुप 8 जो है पूरे का पूरा गैसेस का नाम है नोबल गैसेस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लाइनें खींचनी शुरू की कि ये तो गैसेस हैं कन्फर्म, ये सारी गैसेस हैं। इसके अलावा और कौन कौन गैस है, इसके अलावा हमारे पास 5 गैसेस हैं, 5 गैसेस हैं। और कौन कौन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एक ये हाइड्रोजन। ये हमारे पास गैसेस हैं, बाकी सारे सॉलिड। जो ग्रीन से मार्क किए दो एलिमेंट्स, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। और ये सारी गैसेस को मैंने मार्क कर दिया। नॉर्मल गैसेस के रिएक्शन होते नहीं है, इक्वेशंस में आती ही नहीं है, वो जान छोटी। तो हमारे पास 5 गैसेस हैं जो मैंने मार्क करवा दी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कंसेक्यूटिव है, एक साथ जुड़ी हुई है वो, और एक हाइड्रोजन। इसके बाद कुछ एलिमेंट्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दो एटम्स मिलकर रहते हैं, जैसे Cl एंड Cl, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एलिमेंट्स ऐसे जो मिलकर रहते हैं डायटोमिक फॉर्म में। तो डायटोमिक के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम जो है वहीं पे उनके साथ ही लिख रहे, 2 लिख देंगे ताकि पता चल जाए। एक तो ग्रुप 7 पूरे का पूरा डायटोमिक फॉर्म में, F2 होता है, Cl2 होता है, Br2 होता है, I2 होता है, H2। ये तो हो गया। तो ये ग्रुप 7 था पूरे का पूरा। तो आप इसको अगर ग्रुप 7 को पूरा देखें गौर से, तो ये भी 7 ही तो बन रहा है, पूरी चीज गौर से देखें, ये भी 7 बन रहा है। आप इन दोनों को भी साथ जोड़ दें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी होती है एंड हाइड्रोजन भी। मतलब जब आप इक्वेशन लिखेंगे कोई, तो उस वक्त जो है, या आप मोल के क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपसे जब कहा जाएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन का मतलब Cl2 होता है, ये कंफर्म है। अगर आप Cl की बात करते हैं उसको कहते हैं क्लोरीन एटम, but whenever you find the word chlorine, it means he is talking about Cl2. Similarly, if he says the oxygen, it means he is talking about O2. ठीक है। If we want to say about this thing, तो he need to write oxygen atom, इसको लिखा जाएगा ऑक्सीजन
एटम। ये टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली चल रही होती है। अगर आपने लिखा, आपने वर्ड लिखा ऑक्सीजन, लोग समझेंगे यू आर टॉकिंग अबाउट गैस, दिस इज कंफर्म, ठीक है। तो इसलिए आपको ये भी बता दिया, क्योंकि आपसे जब पूछेगा 2 मोल क्लोरीन का मास कितना होगा, तो हम जो है उस वक्त सोच रहे होंगे कि Cl होता है या Cl2, तो उस वक्त मसला हो सकता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन का मतलब H2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला काम। इसके बाद इस तरफ वाले सारे मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, तो इनको जो है मैं किसी रफ पेज पे भी अभी आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। ये 3 चीजें हमने मार्क कर दी। अब इसके बाद जो हमें कुछ और काम करना है, और वो ये है कि इनकी वैलेंसी वगैरह के ऊपर आना। तो पहला काम तो जो है मैं यहाँ पर आगे एक पेज लगाता हूँ। ये पेज आ गया मेरे पास। इस पेज में हम पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है पीरियोडिक टेबल। फिर आपको दिखाई दी इसके दरमियान जो है एक स्टेयरकेस होती है। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर होते हैं सारे हमारे पास नॉन मेटल्स, जबकि यहाँ पर सारे होते हैं हमारे पास मेटल्स। और ये जो बॉर्डर लाइन के पास पास जो एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे, इन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड। मेटालॉइड्स क्या चीज होती है? मेटालॉइड्स जो है दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिंपल सी एग्जांपल, जैसे अब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो बॉर्डर लाइन रहते हैं उनके पास दोनों तरह की ट्रेडिशंस होती है, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो यहां पर अगर आप देखें गौर से, तो 2 चीजें आपको नजर आएंगी। नंबर 1, कि आप देखें कि मेटेलिक कैरेक्टर को क्या हो रहा है। यहां पर लिखा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जो है अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये चीज देखनी है हमने। तो नंबर 1, डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अगर आप यहां से यहां देखें, तो इस तरफ सारे मेटल्स हैं और इस तरफ सारे नॉन मेटल्स हैं। तो आप जब इस तरफ मूव करते हैं क्रॉस द पीरियड, तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर है, जबकि यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। इसलिए अक्रॉस द पीरियड हमारे पास जो है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होता है। इस बेस के ऊपर वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आपने उसको उस वक्त सोच के आप सोचेंगे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो गलत बात कर रहा है। तो दैट इज कि एक स्टेटमेंट देता है कि ऑक्सीजन इज मोर मेटेलिक देन फ्लोरीन। अब जाके आप जब चेक करेंगे, आप बोलेंगे, परेशान हो जाएंगे, यार ये तो दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, इनको मेटेलिक क्यों बोल रहा है? मतलब इनकी दोनों की बात हो रही है, इन दोनों की, कि वो कह रहा है कि ऑक्सीजन इज मोर मेटेलिक देन फ्लोरीन। तो आप मतलब नॉर्मल बंदा जो है वो सोचेगा यार ये दोनों नॉन मेटल है, मेटल क्यों बोल रहा है इनको, ठीक है, और मोर मेटेलिक इसको फॉल्स कर देगा। हालांकि दिस इज ट्रू। वजह, इफ यू मूव अक्रॉस द पीरियड, तो इस तरफ वाले सारे मेटल्स होते हैं, जबकि इस तरफ वाले नॉन मेटल्स होते हैं। तो ऑक्सीजन इज टुवर्ड मेटल्स, इट्स अ मोर मेटेलिक, जबकि दिस इज लेस मेटेलिक, नॉन मेटल की तरफ जा रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक। सिमिलरली दूसरी बात जो है वो ये है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब अगर आप स्टेयर केस के नीचे आते हैं, तो ऊपर क्या है स्टेयर केस के?
स्टेयरकेस के ऊपर ऊपर देखें आप लोग अपर पार्ट में, तो टॉप पे नॉन मेटल्स हैं, जबकि डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेटल्स आ जाएंगे आपके पास। ये पूरा रीजन मेटल्स का है। इस बेस के ऊपर अगर ये ट्रेंड है तो ये पूरे पीरियड में चलेगा। तो हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि chlorine show more metallic character than fluorine. So this is also a true statement. The reason behind is कि chlorine is down. तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर जो है नीचे की तरफ जो है वो इंक्रीज करेगा। नीचे सारे मेटल्स होते हैं और ऊपर सारे नॉन मेटल्स होते हैं। इस बेस के ऊपर फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, जबकि दिस विल कम स्लाइटली मेटेलिक। तो इसमें मेटेलिक करेक्टर नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक पार्ट जो है इसका पीरियोडिक का हमने ये वाला काम कर दिया। अब जो है इसमें एक नई चीज जो है हमें फार्मूला राइटिंग की तरफ जाना है, तो उसमें भी पीरियोडिक में कुछ वर्किंग करनी है हमें। तो सबसे पहले हम चलते हैं वैलेंसी की डेफिनेशन हम चाहते हैं, वैलेंसी क्या चीज होती है। तो a new definition we are going toward formula writing. So here we need to introduce a term valency. तो मैं इसके कुछ बच्चे बिल्कुल न्यू होंगे तो उनके लिए मैं कैपिटल में लेता हूँ वैलेंसी। Valency is a combining power of an element. Combining power of an element. किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर, इसको फाइंड कैसे करते हैं? क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड valency of an एलिमेंट। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि नंबर ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज टू complete outer shell। आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो होते हैं उससे हम वैलेंसी फाइंड करते हैं। ये जो बात बोली है, फॉर एग्जांपल हमसे कहता है कि मैग्नीशियम है, आप इसकी वैलेंसी फाइंड करें, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 12। इफ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन तो इट विल कम 2 8 and 2, 12 हो गए पूरे। नाउ इट हैज टू ऑप्शंस। नंबर वन ऑप्शन, इफ इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये लूज कर दे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी कंफ्यूजन हो जाएगी इस वक्त 2 and 8, इसका आउटर शेल कंप्लीट हो गया। या फिर ये 6 गेन कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इस वक्त हो जाएगा 2 8 and 8। इस तरीके से भी इसका आउटर शेल कंप्लीट हो रहा है। तो होगा क्या, जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स है उसकी तरफ जाना है हमें। तो मिनिमम का वर्ड जब यहाँ पे लेके आता हूं तो इनमें से मिनिमम कौन सा 2 है या 6 है, कौन सा काम आसान हो जाएगा। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, वी नीड टू सी द मिनिमम इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका मिनिमम नंबर जो आ रहा है दैट इज 2। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2। वैलेंसी ऑफ
मैग्नीशियम इज 2। मैंने इसका प्लस माइनस नहीं लगाया, उसकी वजह है, तो बाद में आपको ग्रेजुअली पता चल जाएगा। वैलेंसी के साथ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि कोवेलेंट में भी वैलेंसी तो होती है, लेकिन वो शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपको एक टाइम पे जाके समझ आ जाएगी, बता देंगे आपको। किसी का क्वेश्चन हो तो उससे पूछ लीजिएगा आपसे। सिमिलरली वो हमसे कहता है कि आप जो है वैलेंसी निकालें फास्फोरस की। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। जब 15 है तो इसकी कैलकुलेशन लिखी है हमने, तो इट इज 2, 8 and 5. Now again it has two options, either gain of 3 या फिर लॉस ऑफ 5। इन दोनों तरीके से अगर गेन कर लेता है तो ये बन जाएगा 2, 8 and 8। इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और अगर ये 5 लूज कर देता है तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मिनिमम नंबर इज 3, जो कि इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, इसलिए वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 3। इस तरीके से हम किसी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के लिए और भी ज्यादा क्वारी से आपको याद करवाते हैं एक चीज, जिसकी वजह से आपको ये काम और आसान हो जाएगा। और वो क्या आसानी थी, अगर आपको याद हो ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है? ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको आउटर इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि फिर वो क्या करेगा। तो यहां पर मैं इसके ऊपर वैलेंसीज का एक हेडिंग दे रहा हूं, यहां पर लिख दिया वैलेंसी। सारे ग्रुप्स की लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ग्रुप 1 है, इनके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास एक ऑप्शन है कि एक लूज कर दें जो इनके पास आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 7 गेन कर ले। तो क्या करेंगे, ये एक लूज कर देंगे, 7 गेन करना मुश्किल है, वो बड़ा नंबर है, तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ग्रुप 2 वाले जो है उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर में, तो वो दोनों लूज कर देंगे, 6 गेन करना मुश्किल है। ग्रुप 3 वाले जो है उनके पास 2 ऑप्शन है कि या तो 3 लूज कर दें या 5 गेन कर लें, 8 का नंबर पूरा करना होगा। तो दे विल लूज 3, तो हमने 3 लिख दिया। ग्रुप 4 के पास दोनों ऑप्शन से, चाहे 4 लूज करे चाहे 4 गेन करे, तो उसके पास जो है वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ग्रुप 5 जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर में, तो 5 लूज करना या 3 गेन करना, तो उसके लिए 3 गेन करना आसान होगा। ग्रुप 6 के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर 6 लूज कर दे तो 2 गेन कर लेगा। सिमिलरली ग्रुप 7 के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ग्रुप 8 के पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 0, इस बेस के ऊपर इसको 0 ग्रुप भी कहा जाता है, तो इनकी वैलेंसियां भी हम इनके ऊपर आकर, तो ये इनकी वैलेंसियां हो गई। तो आप भी अपने पास पीरियोडिक ये वर्किंग कर लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में पेस्ट करके रखें, ताकि आपका काम जो है वो आसान रहे, बार बार देखने से आपको चीजें याद रहना शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद ये जब वैलेंसीज आ जाती हैं तो इनकी कंबाइनिंग पावर अगर आपको पता चल गई है, देन यू कैन राइट द फार्मूला। अब इस बेस के ऊपर हम फार्मूला बताते हैं कि कैसे बनता है। देखिए आपके ऑक्टोपस जो होता है ना, ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, इट हैज 8 आर्म्स, तो उसकी कंबाइनिंग पावर जो है मिलने की वो 8 है वैलेंसी उसकी। सिमिलरली जो मैन है, इंसान है, उसकी वैलेंसी कितनी है, 2 हाथ होते हैं उसकी, वैलेंसी 2 होती है। अब अगर ऑक्टोपस और मैन का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो होगा क्या, ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, तो ऑक्टोपस बनाते हैं हल्का सा, 2 हाथ हो गए, 3 और 4 हो गए, 5 और 6 हो गए, 7 और 8 हो गए। अब मैन अगर लेके आते हैं तो मैन के 2 हाथ होते हैं, एक हाथ इसके साथ मिला देगा, सिमिलरली ये इसके साथ मिला देगा, ये इसके साथ मिला देगा, और एक आदमी इधर आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बना, कॉम्बिनेशन ये बना कि ऑक्टोपस जो है वो 1 होगी और मैन कितने हो जाएंगे, 4। ये कंबाइनिंग पावर को हमने सोच के देख के ऐसे कर दिया। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बने इनका आपस में मिलने का,
तो ये कॉम्बिनेशन होगा कि एक ऑक्टोपस और 4 बंदे होंगे, 4 मैन। इसी बात को जब हम लेके गए किसी मैथमेटिशियन के पास, तो उसने कहा कि भाई इतनी क्वारी करने की जरूरत नहीं है, आप एक आसान सा काम करें, इसको उठा के यहाँ ले आए, इसको उठा के यहाँ ले आए। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। ऑक्टोपस हो गए 2 और मैन हो गए कितने, 8। हमने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन आप डबल नंबर बता रहे हो। उसने कहा इसको कॉम्प्रीहेंड कर लो। हमने कहा कॉम्प्रीहेंड कर ले मतलब इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख ले, तो ये बन जाएगा हमारे पास मैन 4 हो जाएगा। तो हमने कहा कि हमने भी यही निकाला था और उसने भी यही निकाला है। तो उसने कहा कि आइंदा बच्चों को समझाने के लिए आप इस तरीके से समझाएं और बच्चे जो है सारे के सारे फार्मूला लिख लेंगे। हमने कहा ठीक। तो जब फार्मूला लिखना होता है, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन ऑक्साइड का फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन की जगह पे H आ गया एंड ऑक्सीजन की जगह पे ये आ गया। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, वैलेंसी 1 हो गई इसकी। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, वैलेंसी होगी 2। इसको उठा के यहां ले आएंगे, इसको उठा के यहां ले जाएंगे, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा H2O। इस तरीके से जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, किस रेशियो में मिलेंगे, इसे हम कहते हैं फार्मूला राइटिंग। और बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी, सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है मैंने उनके ग्रुप्स के साथ लिख दी है नोटबुक में, आप उसको यूज कर सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम चलते हैं। तो फार्मूला राइटिंग को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद भी करनी होगी। कुछ पॉलीटॉमिक आइंस होते हैं, उनको भी याद करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पॉलीटॉमिक आइंस देते हैं, जो आपको 5 या 7 है, वो आपको याद करना है। तो पॉली एटॉमिक आइंस, आइंस का आपको बताया था एटॉमिक सिस्टम में, इसका मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। इसका मतलब ये ऐसे आइंस हैं जिसमें बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए हैं। पॉलीटॉमिक का मतलब हो जाएगा मैनी एटम्स, एंड आयन का मतलब बेरिंग चार्ज। तो इसमें हमारे पास कुछ आयन्स हैं जिनको हमें याद करना है, रट्टा मारना अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें बार बार जो है ये हमें नहीं मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो इनमें हमारे पास जो है उनमें से एक है सल्फेट, एक है नाइट्रेट, एक है फॉस्फेट, एक है कार्बोनेट, एक है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फेट होता है SO4, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, उस पर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। नाइट्रेट जो है वो होता है NO3, इस पे चार्ज होता है -1। फॉस्फेट जो होता है PO4 होता है, उस पे चार्ज होता है 3-। कार्बोनेट जो है उस पे चार्ज होता है CO3 होता है, चार्ज होता है 2 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो होता है HCO3 और चार्ज होता है -1। दो इसके अलावा और है, एक का नाम है हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका चार्ज है -1 और OH इसका फार्मूला है। सिमिलरली एक लास्ट है, उसका नाम है अमोनियम, ये होता है NH4 और चार्ज होता है +1। ये 7 हैं जो हमें याद करने हैं और इसकी बेस के ऊपर हमारी फार्मूला राइटिंग, इक्वेशन राइटिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अब फार्मूला राइटिंग का इशू बच्चों को आखिरी तब तक रहता है, क्योंकि इक्वेशन लिखनी होती है, इक्वेशन में अगर फार्मूला गलत हो गया तो सारी बैलेंसिंग वैलेंसिंग हर चीज जो है वो तबाह हो जाती है। तो फार्मूला राइटिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपसे कहेगा सल्फेट, तो आप जाके पीरियोडिक टेबल पे जब ढूंढेंगे तो आपको सल्फेट नहीं मिलने वाला वहां पे।
है ही नहीं यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स हैं। आपसे कहेगा सोडियम तो आप ढूंढ लेंगे, आपसे कहेगा मैग्नीशियम आप ढूंढ लेंगे, ऑक्सीजन कहेगा ढूंढ लेंगे, क्लोरीन कहेगा ढूंढ लेंगे, लेकिन सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट इसमें नहीं है। वो एटम्स का जुड़ना है और जुड़ने के बाद जिनके ऊपर चार्ज है। अब कैसे बनते हैं वो अलग कहानी है, उसका कोई हमें लेना देना नहीं है। ग्रेजुअली आपको कभी टाइम मिले तो बता देंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक आपने सुना होगा, इसमें अगर मैं ऑक्साइड आयन को मिक्स कर दूं तो ये बन जाएगा CO3 हो जाएंगे। अब चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर तो 0 था और इसका चार्ज ये था, ये दोनों चार्ज मिला देंगे, सम हो जाएंगे तो -2 चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली मैंने लिखा अमोनियम और ये H के ऊपर चार्ज है +1, इसका चार्ज है 0, तो इसको मिला देंगे तो हमारे पास बन जाएंगे NH4 बन जाएगा और चार्ज आ जाएगा +1। लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो याद करना है, ठीक है। वैसे किसी बच्चे की हो तो ऐसा क्यों हो जाता है, तो वो ये कि आप इसमें 2-3 टाइप के पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर उनके ऊपर चार्ज जो है इसी के साथ ज्यादा फार्मूला ये बन जाता है, उसको हम इरेज कर देते हैं। आपको बस ये याद करना है। जो सेकंड चीज है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि आपको फर्क पता होना चाहिए। एक टर्म हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंटली IDE, एक टर्म आता है हमारे पास आइड, एक हमारे पास आता है टर्म एट, एक हमारे पास आता है टर्म आइट। अब IDE इन सब का मतलब है कुछ, और बहुत सारे बच्चों को अगर ये बात पता चल जाए तो फार्मूला राइटिंग में इंशाल्लाह कभी भी कोई मसला नहीं होगा। तो आइड का मतलब होता है आयन ऑफ एलिमेंट, मतलब पीरियोडिक में जाके देखिए उसकी पोजीशन, उसके ऊपर चार्ज लगा दें, इसका तो कोई मसला नहीं, ये तो नॉर्मल है आइड। लेकिन आएगा बड़ा फ्रीक्वेंट, ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड, हाइड्राइड, बहुत सारे आएंगे, तो उस वक्त जो है हमें काफी हेल्प होगी। ये आयन होता है विद मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम्स। ये आपको याद करने के लिए भी दिए हैं, जो आपको मेमोराइज करने के लिए दिए हैं वो है। जबकि आइड का मतलब होता है आयन विद 1 ऑक्सीजन एटम लेस, जो 8 में होता है उससे कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहता है कि आप लिखें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देते हैं हम आपको। मुझसे उसने कह दिया कि यहाँ पे भी लिखा है सल्फ, यहाँ पर भी लिख दिया सल्फ, और यहाँ पर भी लिख दिया हमने सल्फ। अब इनके साथ टर्म जो था वो लगाते हैं साथ, और वो टर्म था हमारे पास, इससे लगाता हूं IDE, इससे लगाता हूं 8, इससे लगाता हूं 8। ठीक है, ये साइड तो देखें एलिमेंट है, सीधा सीधा हमने सल्फर उठाया, जाके देखा ग्रुप 6 का है तो चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर -2, 2 गेन करता है। सल्फेट आपको याद करवाया था, आपने उठा के वहां से लिख दिया सल्फेट, चार्ज इज -2। सल्फाइड पे क्या करना है, आपको एक ऑक्सीजन कम कर देना है, तो आपने कर दिया SO3 and 2 नेगेटिव हो। फिर आपसे कहता है कि आप जो है अब लिखें फॉस, तो मैंने फॉस्फ लिखा। अब इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ से यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया। पहले वाले के साथ लगा रहा हूं IDE, दूसरे के साथ लगा रहा हूं 8, और तीसरे का लगा रहा हूं 8। तो पहला वाला जो है फॉस्फाइड जो है उसको मैंने तो उठा के लिखा कि फास्फोरस की बात हो रही है, ग्रुप 5 का है, 3 गेन करता है, चार्ज हो जाएगा -3, खत्म। फॉस्फेट आपको याद करवाया था, चार्ज -3 होता है। इस तरीके से जो फॉस्फाइड है वो आप समझ गए, एक ऑक्सीजन कम कर दे, 4 दे तो 3 कर दे, और चार्ज वही रहने दो, चार्ज नहीं छेड़ना आपने।
इस तरीके से अगर आपसे कहता है नाइट्र, नाइट्र, फिर हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने लिख दिया, पेस्ट कर दिया इसको। फिर इनके साथ वही गेम किया हमने, लगा दिया IDE, फिर लगा दिया 8, फिर लगा दिया 8। तो आपको पता है, आपको याद करवाया था नाइट्रेट का फार्मूला -3 था, तो नाइट्राइट का फार्मूला NO2 नेगेटिव हो जाएगा। और नाइट्राइट वो तो सीधा जाके आपने ग्रुप से चेक करना है, नाइट्रोजन जाके चेक किया आपने, ग्रुप 5 का है, तो चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा -3। तो ये जो है इस तरीके से हमें पहली बात तो ये याद कर लें, आइट खुद ही याद हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और आइट तो आपको जो है ये आइट 8 और आइट वाली चीज जो है समझ आ जाए तो इंशाल्लाह फिर काम काफी आसान हो जाएगा। अब इसको हम लेके चलते हैं और हम कुछ फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको इसमें ये चीज याद नहीं हुई तो आप 5 मिनट के लिए वीडियो जो है पॉज कर लें और इनको जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं इनके फार्मूला याद कर लें, क्योंकि इसके बगैर काम चलता नहीं। मैं नॉर्मल क्लास में जो है बच्चों को रोक देता हूँ, उनको छुट्टी नहीं देता जब तक ये याद करके मुझे सुना के नहीं जाते। इनका पूरा फार्मूला, इनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, सल्फेट पे, कार्बोनेट पे, हाइड्रोकार्बोनेट पे, फिर उस बेस के ऊपर चलिए। अब जो है हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे फार्मूला। हमसे कहा कि कैल्शियम फ्लोराइड लिखे। आप देख लें आपके पास एक चीज आ गई है IDE। कैल्शियम की जगह पे आपने उठा के लिखा कैल्शियम का सिंबल Ca, इसकी जगह लिखा F। कैल्शियम ग्रुप 2 का है तो उसको जाके चेक किया, ग्रुप 2 का था, वैलेंसी हो गई 2। फ्लोरीन ग्रुप 7 का है, वैलेंसी हो गई 1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा इसका CaF2। आपसे कहा कि आप लिखें मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो आपने जाके उठाया वहां से, आपको मिला वहां मैग्नीशियम मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 का है, वैलेंसी 2 हो गई। नाइट्राइड का मतलब हो गया एलिमेंट है, ग्रुप 5 का है, वैलेंसी हो गई 3। तो फार्मूला बन जाएगा इसका Mg3 हो जाएगा एंड N2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 जो है यहां पर आ जाएगा और 2 जो है यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से आपसे कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम मींस कैल्शियम Ca, ग्रुप 2 का है, वैलेंसी 2 हो गई। कार्बन ग्रुप 4 का है, वैलेंसी 4 हो गई। अब इसको अगर हम लिखते हैं फार्मूला को, तो ये 4 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, तो पहले इसका जो फार्मूला बन जाएगा दैट इज Ca4 एंड C2। एंड जब इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास Ca2C, क्योंकि 4 एंड 2 का नंबर कैन बी सिंप्लीफाइड टू 2:1। यहाँ पे रेशियो जो था 4:2 का था, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2:1 बन जाएगा, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। इस तरीके से हमसे कहता है कि कार्बन ऑक्साइड, तो मैंने लिखा C एंड यहां पे लिख दिया ऑक्सीजन। कार्बन ग्रुप 4 का वैलेंसी 4 हो गई, जाके चेक कर ली पीरियोडिक से। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का वैलेंसी 2 हो गई, तो इसका फार्मूला बन जाएगा, शुरू में इनिशियली बन जाएगा C2O4 बन जाएगा एंड फाइनली इट विल बिकम CO2। अगर आपसे कह रहे थे मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, फिर तो मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब और ट्राई का मतलब फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है। जैसे आपसे कहा कि सल्फर एंड सल्फर, यहां पे लिख दिया डाई ऑक्साइड, यहां पे उसने लिख दिया ट्राई ऑक्साइड, फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है। वो बता रहा है, खुद आपको नंबर दे रहा है कि सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए, आपने यहाँ पे उठाया सल्फर, यहाँ पे लिखते हैं O2, 2 ऑक्सीजन खत्म।
इसमें उसने कहा कि 3 ऑक्सीजन सल्फर के साथ, आप लगा दें 3, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से अगर आपसे कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड फिर लिख देता है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर तो इश्यू नहीं है। आपने कार्बन लिखा, इस तरह 1 ऑक्सीजन लगा दी, यहाँ पे कार्बन लिखा, इस तरह 2 ऑक्सीजन लगा दी, फिर तो सीधे सीधे लिख देना। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ आता है तो फिर आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा फॉर्मूला राइटिंग की तरफ। आपसे कहता है कि सोडियम सल्फेट, आपने सोडियम उठाया, आपको मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 का है तो वैलेंसी हो गई 1। सल्फेट आपने याद करना था, आपने याद किया था, तो इसका जो चार्ज है दैट इज 2 नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव इग्नोर कर दें, इस नंबर को 2 को यहाँ पे लेके आ जाए आप, और 1 को यहाँ पे ले जाए, तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा इसका, दैट विल बी Na2SO4। जब 1 होता है पॉलीएटॉमिक आयन लगाने की कुछ जरूरत नहीं है। इसी के हिसाब से कहता है कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो आपने यहाँ पे लिखा कैल्शियम, यहाँ पे लिख दिया OH। कैल्शियम ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 हो गई। OH का चार्ज आपने याद किया था -1 होता है, तो इसका मतलब एक की वैलेंसी 2, एक की 1, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, जबकि 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपने लिखा इसको CaOH2 अगर लिखा तो आपने गलत कर दिया। क्यों? OH पूरी चीज है, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन का नंबर 1 से ज्यादा हो तो यू नीड टू पुट प्लेस ब्रैकेट। सो दिस इज द करेक्ट फार्मूला। OH पूरे को 2 करना है आपको। अगर जैसे पहले लिखा था उसमें सिर्फ H2 हो रहा था, O2 नहीं हो रहा था, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे कहता है कि आप लिखें फार्मूला एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो एल्यूमिनियम आपने उठाया पीरियोडिक टेबल से, ग्रुप 3 का है तो चार्ज हो गया +3 इसका, या वैलेंसी 3 हो गई इसकी। एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने याद किया था तो -1। अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो आपने इसको लिखना है AlHCO3, एल्यूमिनियम क्योंकि एक था छोड़ दिया, आप इसको ऐसे 3 नहीं लगाएंगे बल्कि ब्रैकेट में करेंगे इसको। तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला राइटिंग जो है उसकी आपको एक शीट मिलेगी, उसको आपने पूरा सॉल्व करना है। हाँ, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आपसे कहता है कि आप लिख दो आयरन ऑक्साइड का फार्मूला, आयरन को लिखा आपने Fe एंड ऑक्साइड को लिख दिया आपने O, ये ग्रुप 6 का है ऑक्सीजन, चार्ज का वैलेंसी 2 हो गई -2, ये 2। आयरन को जब जाके चेक किया तो आयरन जो है आपको मिलेगा ट्रांजिशन मेटल्स में, आयरन आपके पास ये रहा। अब ट्रांजिशन मेटल की वैलेंसी तो मैंने लिखवा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखवाई? आपको पढ़ाया था कि इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। जब वेरिएबल वैलेंसी होती है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमने इसको फार्मूला लिखने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि आई एम सॉरी। सिर्फ मैं नहीं लिखूंगा, दुनिया का हर केमिस्ट लिख देगा इसको कि वी कैन नॉट राइट। वजह, अगर आपने आयरन की वैलेंसी 2 ले ली, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 ले ली, तो उसका फार्मूला बन जाएगा FeO। और अगर आपने आयरन की वैलेंसी 3 ले ली तो उसका फार्मूला बन जाएगा Fe2O3। तो आपको तो नहीं पता कि क्या इसकी वैलेंसी, जब वैलेंसी नहीं पता तो हम कुछ लिख भी नहीं सकते। इसलिए ये जो हमने लिखा था दिस इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग था इसमें? आयरन ऑक्साइड जो लिखा था, इसलिए ये रॉन्ग था, ये रॉन्ग है। क्यों? फिर क्या लिखना चाहिए उसको? फिर उसको ये लिखना चाहिए कि आयरन 3 ऑक्साइड। भाई 3 का मतलब क्या हुआ? ये तो उससे भी आसान हो गया, यू डोंट नीड टू सी द पीरियोडिक टेबल बिकॉज द वैलेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल विल बी गिवन इन द नेम ऑफ कंपाउंड। इसकी वैलेंसी वो 3 बता रहा है आपको, ये पॉजिटिव 3 उसने बता दी है खुद ही आपको। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। नाउ वी कैन राइट द फार्मूला Fe2O3। Similarly, if he says name
वो कहता है आपसे कि नेम Fe2SO3 थ्राइस। तो मैंने लिखा, इसका अगर नाम लिखने की कोशिश की कि आयरन सल्फेट, तो इसको वो रॉन्ग कर देगा। क्यों? आपको इसकी वैलेंसी भी बतानी है। इसका करेक्ट जो बनेगा वो ये बन जाएगा कि आपने लिखा आयरन और आपने लिखा सल्फेट। अब आपको क्या करना है, इसमें ये चेक करना है कि 2 और 3 कहां से आया। जिस तरीके से आया था आपको पता है कि ये इसका चार्ज है। क्या सल्फेट का चार्ज 2 ही होता है? ट्रू। इस तरीके से आपके पास ये 3 कहां से आया होगा, फिर ये 3 यहां से आया होगा। तो अगर वो ठीक है तो ये भी ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आयरन 3 सल्फेट, फिर जाके ये करेक्ट होगा। इस तरीके से ये फार्मूला राइटिंग हम लिखेंगे। कुछ एक छोटी सी चीज रह गई है, वो करवा दूं आपको, और फिर जो है इस क्लास को इंशाल्लाह एंड करते हैं। जिस तरीके से फार्मूला राइटिंग है, इस तरीके से रिवर्स में पूछता है आपसे। रिवर्स का मतलब क्या होगा? आपसे कहता है कि इफ x is an element, Cl4 x form chloride with formula XCl3, then deduce formula of oxide of X. इसमें उसने बता दिया XCl3, और आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आपसे XO का फार्मूला। इस बेस के ऊपर अगर आप देखें तो हम X जो है हमारे पास अननोन है, while Cl एंड ऑक्सीजन आर नोन। तो हम किसको जानते हैं इनमें से? हम Cl को जानते हैं एंड हम ऑक्सीजन को जानते हैं। तो हम पहला काम ये करते हैं कि ये जो फार्मूला बना है, इसको देखते हैं कि ये X, ये वैलेंसियत क्या क्या थी। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट कलर यूज किया। ये 3 मतलब यहां से आया होगा, फिर तो हमने 3 यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 होगा, तो 1 यहाँ पर आएगा। जिसको मैं जानता हूं, मैं उसको चेक करता हूँ, क्या क्लोरीन ग्रुप 7 का इसकी वैलेंसी 1 होती है? ट्रू। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये भी ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल गई वैलेंसी एक्स की। हमने क्या किया, यहाँ पर इस 3 को उठा के यहाँ पे फेंक दिया और 1 उठा के यहाँ पे फेंक दिया, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी 3 हो गई। हम क्योंकि इसको जानते हैं इसकी वैलेंसी 1 होती है, ट्रू है, तो फिर इसका मतलब ये भी वैलेंसी सही। तो हमने एक्स की जब वैलेंसी निकाल ली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, ग्रुप 6 का है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा हमारे पास X2 and O3। ठीक, तो दिस इज सिंपल। अब बढ़ते थोड़े से कॉम्प्लिकेशन की तरफ। आपसे कहता है कि इफ XO2 देन XCl का नंबर बताएं। ये बताएं आप। तो हमने फिर वही काम किया, X को हम नहीं जानते, हम जानते हैं O को और Cl को। इनको मैंने हाईलाइट कर दिया कि मैं जानता हूं इसको और मैं जानता हूं इसको। इसका जो फार्मूला दिया था उसको करेक्ट कर दूं, 2 लिखा था। अब इसको मैं भेजता हूं वापस, तो ये 2 कहां से आया? एक्चुअली ये 2 जो है यहां से आया था, और जो यहाँ पे जो नंबर है वो 1 बन रहा है, वो यहाँ पर आया था। अब मुझे चेक करना है क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होती है। इस लिहाज से जो भी हमने की वर्किंग,
उसके उसको हमने फ्लिप किया है, जिसके लिहाज से बन गया कि X की वेलोसिटी 2 बन रही है और ऑक्सीजन की वेलोसिटी 1 बन रही है। तो ये ऑक्सीजन की वेलोसिटी जो है, जिसको हम जानते हैं, क्या उसकी वेलोसिटी 1 होती है ग्रुप 6 का? नो, इसकी वेलोसिटी तो 2 होती है। इसका मतलब इसने कॉम्प्रिहेंड किया हुआ, इसने सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखा। मुझे तो ऑक्सीजन की वेलोसिटी जब तक 2 नहीं पता चलेगी तब तक मैं काम नहीं कर सकता। जब मुझे उसने सिंप्लीफाइड रेशियो दिया है और ऑक्सीजन की वेलोसिटी 1 पता चल रही है इससे, तो मुझे इसको 2 करना है ताकि मेरे पास सही वेलोसिटी इसकी आ जाए। इसलिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस तरीके से बन जाएगा, ये मेरे पास x की वेलोसिटी 2 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4। जिस वक्त ऑक्सीजन को सिंप्लीफाई किया उसने, उस वक्त x को भी सिंप्लीफाई किया होगा। इसी को तो ऊपर रेशियो लिखा उसने। जब इसकी वेलोसिटी आपको 4 पता चल गई, तो अब आप यहाँ पे लिखते हैं चुपचाप, फिर इसकी वेलोसिटी 4 है और Cl की वेलोसिटी आपको पता है 1 होती है, तो फार्मूला बन जाएगा आपके पास XCl4। The last example, if he says that an element is Pr and PO4 and he says कि write the formula of PRO, इनका नंबर क्या होगा? तो आप इनमें से जानते हैं